हेलो बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग आज हम करने वाले हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोफोन, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट, इन सभी के बारे में टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी एक एक करके करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके जो आने वाली एग्जाम है उस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का इस सेशन। तो चलिए इस क्लास को स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला सवाल पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर को लेकर के। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू विच मीडियम। सभी क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में आएगा, और जिस भाषा से आप सबसे अधिक जुड़े होंगे, जिस भाषा को आपको सबसे बेहतर लगता है, उसी भाषा में आप आंसर को पिक कीजिए और क्वेश्चन को भी देखिएगा। चलिए, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू विच मीडियम। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सिग्नल किस माध्यम से भेजे जाते हैं? तांबे के तार से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांच या फिर प्लास्टिक फाइबर में प्रकाश सिग्नल से, रेडियो तरंगों से थ्रू द रेडियो वेव्स, या फिर ध्वनि तरंगों से थ्रू द साउंड वेव्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, थ्रू द लाइट सिग्नल्स इन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स, यानी कांच और प्लास्टिक फाइबर में प्रकाश सिग्नल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी सिग्नल को भेजा जाता है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हम हिंदी में ही बता रहे हैं, और अगर आपको अंग्रेजी में चाहिए तो आप को भी आप पढ़ सकते हैं ना। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग करके डेटा भेजा जाता है। किसका उपयोग करके डेटा भेजा जाता है? प्रकाश का उपयोग करके डेटा को भेजा जाता है। कांच या प्लास्टिक के पतले फाइबर, कांच या फिर प्लास्टिक के जो पतले फाइबर होते हैं ना, इस पतले फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिससे सिग्नल बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी तक जाता है। बहुत ही कम हानि के साथ सिग्नल में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होता है, सिग्नल टूटता नहीं है और लंबी दूरी तक सिग्नल जाता है। ये उच्च बैंडविड्थ और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस सिद्धांत पर आधारित होता है? लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ठीक है, ऑप्शन ए अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद ऑप्शन सी विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन, या फिर पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आपको पढ़ाएं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को इसको भी देख लेते हैं। यह प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी कोर से विरल माध्यम यानी क्लेडिंग की ओर जाती है, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश पूरी तरीके से परावर्तित हो जाता है। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सिद्धांत है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इसके माध्यम से ये काम करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लो बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ एंड लो सिग्नल लॉस, हाई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, या फिर हेवी वेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 का, हाई बैंडविड्थ एंड लो सिग्नल लॉस, यानी उच्च बैंडविड्थ और कम सिग्नल हानि से
सुरक्षित रूप से डेटा को किसी और जगह में पहुंचाया जा सकता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत अधिक डेटा ले जा सकता है और सिग्नल की हानि बहुत कम होती है। उच्च बैंडविड्थ का मतलब होता है बहुत ज्यादा डेटा को अपने साथ कैरी करते हुए लेके जाना, रिसीवर से सेंडर या फिर रिसीवर से सेंडर। ये विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होता है, हल्का होता है और सुरक्षा भी अधिक प्रदान करता है, इसलिए इसका सबसे अधिक बार सबसे ज्यादा इस्तेमाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कैसा होता है? कोर हायर क्लेडिंग लोअर, कोर लोअर क्लेडिंग हायर, बोथ इक्वल या फिर बोथ जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार इसको भी देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कोर हायर क्लेडिंग लोअर। न कोर का अपर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग से अधिक होता है। यही कारण है कि प्रकाश कोर में फंसकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा आगे बढ़ता है। यदि क्लेडिंग का अपवर्तनात्मक अधिक होता है तो प्रकाश बाहर निकल जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वायरलेस कम्युनिकेशन प्राइमरली यूजेस विच टाइप ऑफ द वेव्स। इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला सवाल। ना वायरलेस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाटर वेव्स या फिर मैकेनिकल वेव्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका करेक्ट आंसर। आइए अब एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। वायरलेस कम्युनिकेशन में डेटा को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हवा या फिर अंतरिक्ष के माध्यम से भेजा जाता है। कोई भौतिक तार की जरूरत नहीं होती है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क आदि इस पर आधारित होता है। ठीक है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जब आप बिना तारों से लोगों के साथ जुड़ते हैं, मोबाइल फोन में देखिए तार का इस्तेमाल होता है, ब्लूटूथ में, मोबाइल नेटवर्क में तारों का इस्तेमाल नहीं होता। तो वायरलेस में तारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वाईफाई मुख्य रूप से किस आवृत्ति बैंड का उपयोग करता है? ना वाईफाई मेनली यूजेस विच फ्रीक्वेंसी बैंड? ओनली 100 हर्ट्ज, 2.4 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज के बीच, केवल 50 हर्ट्ज या फिर केवल 1 किलो हर्ट्ज। करेक्ट आंसर वाईफाई मेनली विच फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी बैंड में को इस्तेमाल करता है वाईफाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2.4 हर्ट्ज से लेकर के 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज तक ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ना ब्लूटूथ इज विच टाइप ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ किस प्रकार का वायरलेस तकनीक है? लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, सैटेलाइट बेस्ड या फिर केबल बेस्ड। तो ब्लूटूथ हम लोग सभी जानते हैं कि शॉर्ट रेंज में ये काम करता है। शॉर्ट रेंज में ब्लूटूथ आपका काम करता है ना। ब्लूटूथ छोटी दूरी लगभग 10 से 100 मीटर की वायरलेस तकनीक है। ये कम पावर पर काम करती है और हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, मोबाइल आदि को बिना तार के जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ISM बैंड पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रेडियो वेव्स आर विच टाइप ऑफ द वेव्स। रेडियो वेव्स किस प्रकार का वेव्स हैं? साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओनली लाइट वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स इसका उदाहरण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। रेडियो तरंग में विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इनकी तरंगदैर्घ्य लंबी होती है और ये AM या फिर FM रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। इन्हें एंटीना से आसानी से भेजा जा सकता है या फिर इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडियो वेव्स काम करती है और इसका इस्तेमाल आप टीवी में, रेडियो में, FM रेडियो या फिर AM रेडियो या फिर मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन के माध्यम से, वॉकी टॉकी जो सैटेलाइट फोन होता है इसके माध्यम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AM और FM? AM तो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं ना, AM और FM इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? AM चेंजेस द एम्पलीट्यूड, FM चेंजेस फ्रीक्वेंसी। बोथ आर द सेम। AM चेंजेस द फ्रीक्वेंसी, FM चेंजेस एम्पलीट्यूड, या फिर नो डिफरेंस, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी AM चेंजेस द एम्पलीट्यूड, आयाम को बदलता है, और FM फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को बदलता है। ठीक है, तो AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का आयाम सिग्नल के अनुसार बदलती है। FM में कैरियर की आवृत्ति के अनुसार बदलती है। FM में शोर कम होता है और साउंड क्वालिटी बेहतर होता है, इसलिए संगीत के लिए FM पसंद किया जाता है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो तरंगों की गति लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स? रेडियो वेव्स का स्पीड को पूछा जा रहा सवाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी होगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोबारा बता रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंगों में भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इसलिए वो निर्वात में प्रकाश की गति से चलती है। यही कारण है रेडियो सिग्नल बहुत ही तेजी से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू व्हिच फॉर्म? यानी माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी? माइक्रोफोन साउंड को किस में तब्दील करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर जो ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में बदलता है। डायफ्राम कंपन करके कॉइल या कैपेसिटर में करंट उत्पन्न करता है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन में आवाज डिजिटल सिग्नल में बदलने का पहला कदम होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला सवाल माइक्रोफोन से। व्हाट हैपेंस इन अ डायनामिक माइक्रोफोन? डायनामिक माइक्रोफोन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करंट इज जनरेटेड इन कॉइल अटैच टू डायफ्राम। डायफ्राम से जुड़े कॉइल में करंट उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना, कंडेंसर माइक्रोफोन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आपका चेंज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में परिवर्तन के माध्यम से ये काम करता है। कंडेंसर यानी कैपेसिटर माइक्रोफोन में 2 प्लेट्स होती हैं जो एक कैपेसिटर से बनती है। ध्वनि में डायफ्राम यानी एक प्लेट कंपन करता है तो दूरी बदलती है और कैपेसिटेंस बदल जाती है, इससे विद्युत सिग्नल बनता है। यही संदेशशील होता है और स्टूडियो में ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्टूडियो में इसका ज्यादा सबसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे सवाल पूछ रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज मेनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इन रिमोट कंट्रोल, इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इन ऑप्टिकल फाइबर, या फिर सैटेलाइट प्रोपल्सन? इंफ्रारेड कहां पर इस्तेमाल है? तो रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है।
इंफ्रारेड तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश से ठीक नीचे होती है। टीवी, एसी, रिमोट कंट्रोल, नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग और कुछ वायरलेस डेटा ट्रांसफर में इनका उपयोग होता है। ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन 15, वेयर आर इंफ्रारेड वेव्स लोकेटेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी आपका बिलो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। ठीक ना, इंफ्रारेड तरंगों दृश्य प्रकाश से ठीक नीचे और माइक्रोवेव से ऊपर होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य लगभग 70 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होते हैं और गर्मी भी आईआर के रूप में महसूस होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज एन आईआर रिमोट कंट्रोल नॉट वर्क इफ देयर इज अ वॉल इन बिटवीन। आईआर रिमोट कंट्रोल काम क्यों नहीं करता अगर बीच में दीवार हो? ठीक है, अगर बीच में एक दीवार लेते हैं तो रिमोट से दाबिएगा किसी चीज को तो वो काम नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन ए, क्योंकि आईआर लाइन ऑफ साइट चाहिए। लाइन ऑफ साइट यानी रोशनी को निकलना चाहिए। अगर रोशनी निकलने से पहले अगर बीच में बाधा आ जाएगा तो आईआर काम नहीं करता। जैसे आप रिमोट ले लीजिएगा और रिमोट के ऊपर आप अगर हाथ को रख दीजिएगा और इसके और वहां पर चैनल को तो आपका चैनल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्राइमरली यूजेस व्हिच ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन कवरेज। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्राइमरली यूज व्हिच ऑर्बिट फॉर द कम्युनिकेशन कवरेज। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन होगा न, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। कहां पर होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। सैटेलाइट पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ घूमता रहता है, इसलिए वो जमीन से स्थिर दिखाई देता है। जैसे जैसे पृथ्वी जैसे जैसे घूमता रहता है सैटेलाइट भी घूमता है, इसलिए पृथ्वी से दिखेगा सैटेलाइट को स्थिर नजर आएगा। इसे एक ही सैटेलाइट से बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण कवरेज किया जा सकता है। तो जियो स्टेशन ऑर्बिट के सैटेलाइटों को रखा जाता है, एक सैटेलाइट से बहुत सारे लंबे इलाकों को एक साथ उसको देखा जाता है, निगरानी रखा जा सकता है। खास तौर के अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसी या फिर मिलिट्री इस्तेमाल करती है। What is the approximately height of a geostationary satellite? geostationary satellite का हाइट कितना होता है? 36,000 किलोमीटर, है ना, 36,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द अपलिंक एंड डाउनलिंक इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अपलिंक और डाउनलिंक का मतलब क्या होता है? अपलिंक और डाउन, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसका 9 का ऑप्शन ए होगा ना। अपलिंक का अर्थ होता है अर्थ टू सैटेलाइट, यानी अपलिंक का मतलब होता है कि धरती से सैटेलाइट के पास सिग्नल को पहुंचाना, इसको बोलते हैं अपलिंक। डाउनलिंक का मतलब क्या होता है? ना सैटेलाइट से सिग्नल जमीन की तरफ आती है। अपलिंक वो सिग्नल है जो जमीन के स्टेशन से सैटेलाइट की ओर भेजा जाता है, और डाउनलिंक वो सिग्नल है जो सैटेलाइट से वापस जमीन पर आता है। आमतौर पर अपलिंक और डाउनलिंक की आवृत्ति अलग अलग रखी जाती है ताकि हस्तक्षेप ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीपीएस सैटेलाइट मुख्य रूप से किस कक्षा में होता है? जीपीएस सैटेलाइट मेनली ऑपरेट इन व्हिच ऑर्बिट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जीपीएस को रखा जाता है ना। जीपीएस सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट लगभग 20,200 किलोमीटर में होता है। लगभग 24 से 32 सैटेलाइट का नेटवर्क पूरी पृथ्वी को कवर करता है। यह सैटेलाइट समय और स्थिति का सटीक
सिग्नल आपको भेजा जाता है। जैसे आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो ये जीपीएस से ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिसीवर अपनी लोकेशन निकाल सकता है। ठीक है, जो रिसीवर होते हैं वो अपना लोकेशन या फिर वो कहाँ पर स्थित है अपने लोकेशन के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नए